नमस्कार, नेक्स्ट साइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कैबिनेट ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों यानी CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है और सरकार ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है और जिससे उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि राम तिल 800 रुपए प्रति क्विंटल की गई है और इसके बाद रागी का 596 रुपए प्रति क्विंटल, कपास का 589 रुपए प्रति क्विंटल और तिल में 579। आइए इसकी टेबल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। और धान की बात करें तो जहां पहले 2024-25 के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 2025-26 में इसका बढ़ा करके 2369 रुपए कर दिया गया है। कुल 69 रुपए की वृद्धि की गई है प्रति क्विंटल। ज्वार में वृद्धि की गई है 328 रुपए की। और बाजरा की अगर मोटे अनाज की बात करें, क्योंकि सरकार का फोकस मोटे अनाजों पे है, खास करके अगर बात करें जिसको श्री अन्न बोला जाता है, रागी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बाजरे का एमएसपी बढ़ाया गया है 150 रुपए और रागी का 596 रुपए और मक्का का एमएसपी बढ़ा करके 175 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं दलहन की बात करें, दलहन के अंतर्गत खास करके अरहर का एमएसपी 450 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। मूंग का 86 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है और उड़द का किया गया है 400 रुपए प्रति क्विंटल। और तिलहन की बात करें तो तिलहन में खास करके मूंगफली में वृद्धि की गई है 480 रुपए प्रति क्विंटल। सूरजमुखी के बीज में वृद्धि 441 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। सोयाबीन के लिए 436 रुपए प्रति क्विंटल की गई है और तिल की 579 रुपए, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। और राम तिल में 820 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। और कपास की बात करें तो 589 मध्यम रेशे के लिए की गई है और लंबे रेशे के लिए 589, दोनों को सेम रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ये 14 फसलें थी और केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि का निर्णय किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ फसलों के उत्पादन को भी बढ़ावा देगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और किसान क्रेडिट कार्ड पर भी जारी रहेगी जो इंटरेस्ट छूट मिलती है, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट। छोटे एवं सीमांत किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी पर ब्याज छूट योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। वैष्णव ने बताया कि इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण ऋण प्रणाली को सशक्त बनाने के साथ ही कृषि विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी और कृषि कार्यों के लिए केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए तक कर्ज लेने पर 7% ब्याज का प्रावधान है। समय पर अगर जो किसान इसका भुगतान करते हैं तो उनको 3% की छूट मिलेगी, तो 3% लेस हो जाएगा, तो कुल ब्याज उनको चुकाना होगा केवल 4% ही, केवल 4%। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जिससे प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था। ये भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी सेक्शन के एग्रीकल्चर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर के 3,539.59 लाख टन हुआ है और ऐसा कहना है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। किसानों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता, सरकार की किसान हितैषी नीतियों, योजनाओं का ये सदपरिणाम है। उन योजनाओं की भी चर्चा करेंगे जिसके कारण ये परिणाम निकला है, क्योंकि यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कृषि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने के पीछे कौन कौन से कारण रहे हैं, तो उसकी चर्चा करते हैं हम लोग आगे। धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। कृषि संबंधी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से देश में खाद्यान्न भंडार भर गए हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। कृषि एवं किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार के केंद्र में रहा है, ऐसा कहना है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। अब आइए चर्चा करते हैं इसके पीछे कौन कौन सी सरकारी नीतियां रही हैं, कौन कौन सी सरकारी स्कीम रही हैं। किसानों की मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता एवं सरकार की कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से खाद्यान्न में रिकॉर्ड 6.5% की वृद्धि हुई है और उत्पादन बढ़कर के 3,539.59 लाख टन हो गया। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू की गईं, जिनमें
KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए गए और सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर सब्सिडी दी गई और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी किसानों को काफी सहायता मिली। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना और जिसका परिणाम सामने आया है, दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और कृषि मंत्री ने विभिन्न फसलों के उत्पादन का ब्यौरा भी दिया। इसके पीछे कारण रहे हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। ये भी इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आईआईपी ग्रोथ एट 8 मंथ लो ऑफ 2.7% इन अप्रैल। आईआईपी ग्रोथ 2.7% रही है। साल भर पहले ये 5.2% थी। कुल मिला के औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार अप्रैल में घटी है। यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता रहा है लगातार। देश में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार अप्रैल में घट गई है। वर्ष भर पहले के इसी महीने में 5.2% ग्रोथ के मुकाबले यह 2.7% पर आ गई है। मार्च में यह 3.9% थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पावर सेक्टरों में कमजोरी के चलते ओवरऑल ग्रोथ नीचे रही है, जिससे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी में बढ़त के रूप में देखा जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनबीश ने कहा कि रबी की फसल अच्छी होने और शादी विवाह के सीजन में कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन बढ़ाने में सहायता मिली है और अप्रैल में 2.7% की आईआईपी ग्रोथ के साथ वर्ष की अच्छी शुरुआत हुई है और विशेष करके यह देखते हुए कि इस दौरान कोर सेक्टर का प्रदर्शन कमजोर था। कुल मिलाकर के प्रदर्शन उत्साहजनक है और आगे आने वाले महीनों में तेजी आना महत्वपूर्ण होगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। ये इस न्यूज को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ने कवर किया था और ये पॉलिटी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आमतौर पर सभी राजनीतिक दल मांग करते हैं कि कोई भी विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाने से पहले विचार विमर्श के लिए संबंधित स्थायी समितियों के पास भेजा जाए, लेकिन संसद की स्थायी समिति की बैठकों में उपस्थिति को लेकर के सांसदों में खास उत्साह नजर नहीं आता है और लोकसभा की 1 दर्जन से अधिक स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति में औसतन करीब 40% सदस्य अनुपस्थित रहे हैं और पिछले वर्ष सितंबर में संसद की स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया था कि स्थायी समिति की बैठकों में नहीं आए 40% सांसद और कुछ नई समितियां बनाई गई हैं। खास करके भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए 19 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़े घटनाक्रम पर सदस्यों को एक बैठक में जानकारी दी थी कि इस बैठक में 24 सदस्य मौजूद थे और इस वर्ष 20 मई को विदेशी मामलों के मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की बैठक में सिर्फ 13 सदस्य शामिल हुए। और रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार 28 मई को रक्षा मंत्रालयों से जुड़ी अस्थायी समिति की बैठक हुई और बैठक रिटायर्ड कर्मियों के लिए पुनर्वास नीतियों और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए बैठक में सिर्फ 15 सदस्य शामिल हुए और समिति में होते हैं 31 सदस्य। आप लोग को आइडिया होना चाहिए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। संसद के स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के 31 सदस्य शामिल होते हैं, 21 सदस्य लोकसभा और बाकी 10 राज्यसभा, ध्यान रखिएगा। और रेलवे की स्थायी समितियों की बात करें तो 24 सदस्य ही शामिल हुए। 23 अप्रैल को रेलवे की भूमि के इस्तेमाल पर हुई स्थायी समितियों की बैठक में ये आया पता चला और 12 सदस्य ही शामिल हुए 7 मार्च को एक हुई समिति की बैठक में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।